सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अंतर्गत विभिन्न भारतीय चित्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पूर्व के भाग में हमने इन चित्रकारों में अमृता शेरगिल का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर कवि होने के साथ साथ एक अच्छे चित्रकार भी रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के जोरासांको में सन 1861 ईस्वी में हुआ था। इनको चित्रकला की कोई औपचारिक शिक्षा तो नहीं मिली और इनके परिवार में दार्शनिक, विद्वान, कलाकार, समाज सुधारक तथा प्रतिभाशाली अनेक सदस्य थे तथा घर में देश विदेश से भी कलाकार आते जाते रहते थे, जिसका प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर पड़ा। मतलब इनका परिवार का जो माहौल था वो ही इतना अच्छा था कि इन्होंने कला की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली और इसके लिए इनका जो परिवार है इसी ने इनको एक प्रेरणा का काम किया। इन्होंने 1901 ईस्वी में अपनी पारिवारिक गृह भूमि, जिसका नाम है शांति निकेतन, शांति निकेतन में एक छोटा सा शिक्षण संस्थान प्रारंभ किया। मतलब इनका जो घर है इसका नाम शांति निकेतन इन्होंने रखा था और उसी घर में इन्होंने एक छोटा सा शिक्षण संस्थान प्रारंभ किया था। और इस शिक्षण संस्थान का एक ही उद्देश्य था विद्यार्थियों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित करना। शांति निकेतन रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ने पश्चिमी बंगाल में 1860 ईस्वी में बनवाया था। जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और यह जो शांति निकेतन है वो 1860 ईस्वी में ही इनके पिताजी ने बनवाया था। 1912 ईस्वी में ये इंग्लैंड गए और वहाँ पर गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने इस समय हुआ था और 1913 ईस्वी में यहाँ इनको गीतांजलि जो इनका काव्य संग्रह है इस पर नोबेल पुरस्कार भी मिला। यह महत्वपूर्ण प्रश्न इनके ऊपर बनता है। गीतांजलि जो महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर टैगोर ने लिखी थी, एक उपन्यास है इनके द्वारा लिखित जिसके ऊपर इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 1915 ईस्वी में इनको नाइटेडहुड की उपाधि प्राप्त हुई। यह जो उपाधि है, नाइटेड की जो उपाधि है, ये इनको 1915 ईस्वी में प्राप्त हुई थी और 1919 ईस्वी में इन्होंने भारत आने के पश्चात शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। अब वही कला भवन, वही शिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना इन्होंने 1901 में की थी, 1919 में इन्होंने यहाँ पर एक कला भवन की स्थापना भी कर दी और उसके पश्चात 1921 ईस्वी में शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्वरूप इन्होंने प्रदान किया। अब इस शांति निकेतन का नाम 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय रखा गया और भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय भी यहाँ पर स्थापित किया गया। ललित कला संकाय जहाँ पर कला की शिक्षा दी जाती है।
अब अगला जो बिंदु है वो है पांडुलिपि संशोधन में कला का विकास, या कहे तो इनकी कला यात्रा जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। इनकी जब उम्र 67 साल की हुई तो 67वें साल तक इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए थे और वे विश्वविख्यात कवि बन चुके थे। मतलब तक ये अच्छे कवि बन चुके थे, विश्व में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। और इनके चित्रण का प्रारंभ रेखांकन से हुआ, जो पांडुलिपि में संशोधन की प्रक्रिया से निश्रित सहज आकार थे। जिस समय पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, जब ये लिखते थे तो उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती थी और उसमें जब वो काट छाट करते थे तो उस आकार में ही वो चित्र को ढूंढ लेते थे। अर्थात कविता लिखते समय शब्दों और पंक्तियों को, रेखाओं इत्यादि को मिटाने पर जो अकल्पित आकार बनते थे उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। जो अकल्पित आकार जो बनते थे उन्होंने इनको प्रेरित किया तथा इन स्वयं सिद्ध आकारों से वे इतना मोहित हुए कि उन्होंने आकारों के विकास पर ध्यान देना प्रारंभ किया। सन 1924 ईस्वी के लगभग अर्जेंटीना प्रवास के समय जब ये अर्जेंटीना गए, वहाँ पर विक्टोरिया ओकाम्पो ने सौम्य कला के रूप में मान्यता दी। इसी समय से इनकी जो रुचि है वो चित्रकला में विकसित होने लगी। मतलब 1924 के बाद ये पूरी तरह चित्रकला के प्रति समर्पित होने लग गए और इन्होंने लेखन छोड़कर रात दिन चित्रण प्रारंभ कर दिया। स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने पांडुलिपियों में गलतियों को अपने लिए प्रेरणा माना और लिखा कि कुछ रेखाओं से शांत करुणा की अभिव्यक्ति होती थी तो कुछ में रोष। मैं तब यह नहीं जानता था कि वे आकृतियाँ मेरी सौम्य कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी। मतलब इनको खुद को ही नहीं पता था कि ये जो गलतियाँ हैं ये एक तरह से मेरी जो है जो कला का एक रूप बन जाएगी, मेरी कला को एक रूप देगी, सौम्य कला जिसको कहते हैं। 1930 से 1941 ईस्वी तक इस 10 वर्ष की अवधि में इन्होंने अप्रतिम सृजन किया और वृद्धावस्था का यह सृजन बाल कला के सदृश सहज था, जिसमें समय अनुसार परिष्कार भी आता गया। 1926 ईस्वी में करीब इन्होंने कपड़े के टुकड़े या अंगुलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण कार्य शुरू किया और बाद में सीमित रंगों का इन्होंने इसमें उपयोग किया। मतलब शुरुआत में ये इस तरीके से चित्रण करते थे, बाद में कुछ रंगों को भी उपयोग में लाने लग गए। आगे हम बात करेंगे काली शाही से युक्त इनके काल्पनिक आकारों की या काली शाही से निर्मित रेखांकन व चित्रांकन की। उनके पेन व स्याही से बने घसीटों, जिसको पेन व स्याही की जो घसीटें हम बनाते हैं, जिसको हम डूडलिंग्स भी बोलते हैं, इनमें अथवा क्रेयॉन रेखाओं और काली स्याही के तूलिका घातों में जो विलक्षण चेहरे, आकृतियाँ व वस्तुओं तथा पृष्ठभूमि के चित्रकारों में आकारों व रूपाकारों को पूरी तरह वो भर देते थे। बहुत ही समृद्ध लयात्मक स्वचालकता है और काली शाही से बनी प्रबल रेखाएं रंग क्षेत्रों को विभाजित करती है, जो अपने आप में आश्चर्यजनक आकार है।
कभी ये काल्पनिक पक्षी या पशु की तरह, कभी मुखौटे की तरह के एक चश्मी या अंडाकार चेहरों की तरह ये आकार लेते थे। इस तरह वे काली शाही की रंगतों को भी कपड़े, अंगुली व तूलिका से फैलाकर प्रयुक्त करते थे और चित्रों में परिप्रेक्ष्य का इनके चित्रों में अभाव ही रहता था। मतलब काली शाही से और क्रेयॉन रेखाओं से इन तूलिका घातों में विभिन्न प्रकार के आकार बनते थे। इन आकारों में वो कभी पक्षी, कभी पशु, विभिन्न प्रकार के मतलब मुखौटे वगैरह बनते थे, काल्पनिक आकार। तो यही इनका एक तरह से चित्रण संसार था। आगे हम बात करेंगे इनकी रंग योजना की, वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।